हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल। तो भाई आज हम जो लेके आए नीट 2025 के बारे में एक और अपडेट, ठीक है, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, आप एग्जाम के लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा कि आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, और उसके अलावा मेरे पास क्या 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 कोड आपको जरूरत है एग्जाम देने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से जरा इस बात को खत्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग जाएंगे पेज नंबर कितना 21 पर, ठीक है, 21 पे आते हैं। तो 21 पे आपको मिलेगा चैप्टर 3 एग्जामिनेशन स्कीम कि भाई आपका एग्जाम किस तरह का होने वाला है। तो फटाफट से इसको देख लेते हैं कि एग्जाम मेरे पास क्या आपका वही पैटर्न होगा जो आपका कोविड से पहले वाला था। मतलब कि आपके एग्जाम में वही आपके 4 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और हर एक सब्जेक्ट के कितने 45 क्वेश्चन होंगे। तो 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, 45 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के और टोटल 90 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के होंगे, बॉटनी और जूलॉजी मिलाकर। तो टोटल मेरे पास कितना सर, वही आपके 180 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, तो मेरे पास कितने टोटल, मेरे पास 180 क्वेश्चंस रहेंगे और इनका मार्क्स कितना 720 रहेगा। इसमें कोई भी अपने पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं रहेगा, वही टाइम है 2 से लेकर 5 बजे तक का, 3 घंटे का एग्जाम है, 180 क्वेश्चन है, 720 मार्क्स है। ये वही पैटर्न आ चुका है जो आपका कोविड से पहले वाला था। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं। ओहो खुल जा भैया। ठीक है, उसके अलावा और बात करते हैं कि मेरे पास कुछ खास पॉइंट आपको याद रखने हैं कि सर हमें ऑलरेडी पता है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को सही आंसर करते हैं तो भैया उसके +4 मार्क्स मिलते हैं, गलत करने पे -1 मिलता है, और अगर आपने आंसर नहीं किया है तो उसका स्कोर कितना 0 आपको मिलता है। सही क्वेश्चन के 4 मार्क्स, गलत पे -1, और आपने छोड़ दिया है, अटेम्प्ट नहीं किया है, तो उस पर आपको मिलेगा 0 स्कोर। ठीक है, उसके अलावा और कुछ खास बात है कि सर एग्जाम में कई बार होता है कि अगर एग्जाम में किसी क्वेश्चन का आंसर एनटीए की तरफ से गलत आ गया है, उसमें ऑप्शन ही गलत दिए हुए होते हैं, तब उस कंडीशन में क्या करते हैं समझिएगा। If more than one option is found to be correct, then 4 marks will be awarded to only those who have marked any of the correct option। मतलब कि मान लो कि एग्जाम में 4 में से एक नहीं 2 ऑप्शन करेक्ट आपको मिल रहे हैं, 2 या 3 ऑप्शन एग्जाम में सही हैं, 2 या 3 ऑप्शन एग्जाम में सही है। अब सर एग्जाम में तो हमें एक ही टिक करना होता है, तो उन बच्चों को +4 मार्क्स मिलेगा जिन्होंने सही वाले ऑप्शन को टिक किया। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि मेरे पास क्या है, आपका ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट है, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन ए टिक किया है या ऑप्शन बी टिक किया है उन्हीं को +4 मार्क्स मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अगर आपने छोड़ दिया है तो उसमें कोई आपको बोनस मार्किंग नहीं मिलेगी, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को नंबर मिलेगा जिन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। ठीक, पहला पॉइंट कवर। अगला, इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल द स्टूडेंट्स। मतलब कि ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। कि मान लो कि मेरे पास अगर चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तब भी आपका मार्क्स उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, जिन्होंने क्वेश्चन को ट्राई किया, जिन्होंने सभी ऑप्शन पे टिक मारा है। 4 में से कोई भी टिक मारा है, उनको बिल्कुल सही आंसर इसमें मिल जाएगा। क्या बोलते हैं, इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड। जिन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, छोड़ने वाले को कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। मतलब कि मान लो चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो अगर बच्चों ने इन चारों में से किसी भी एक पर टिक मारा हुआ है तो उनको नंबर मिलेगा गारंटी के साथ। तो एग्जाम में अगर ऐसी चीजें आपको फील हो जाए कि मान लो कि 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, तो आप एटलीस्ट एक को जरूर टिक मार के आए, वरना +4 मार्क्स जो आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा मेरे पास क्या, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट। कि मान लो कि चारों ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन मेरे पास सही नहीं है, तो उस कंडीशन में सारे के सारे बच्चे, चाहे क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ हो या नहीं हुआ हो, तब सभी को +4 मार्क्स मिलेंगे। तो इस केस में सभी को नंबर मिलेंगे अगर क्वेश्चन में ऑप्शन सही है ही नहीं, चारों में से एक भी सही नहीं है तो सभी को मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर चारों में से 2 सही है, 1 सही है, चारों सही हैं, तो जिन बच्चों ने टिक किया है सिर्फ उन्हीं को मार्क्स मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, काम की बात है। ठीक सर, उसके अलावा जैसे कि हमें एग्जाम के लिए आपको हमने पहले बता दिया कि इस बार जो आपका एग्जाम पेपर है वही जो आज तक होता आया है, पेन पेपर बेस्ड होगा, ऑफलाइन मोड पेपर होगा, सिंगल स्टेज पे आपका पेपर होगा। कभी 2 पार्ट नहीं होने वाला है कि पहले प्री होगा फिर मेंस होगा, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई जेई मेंस फिर एडवांस की तरह 2 पार्ट में एग्जाम नहीं है, सिंगल पार्ट में एग्जाम है, पेन पेपर बेस्ड होगा, आपका ऑफलाइन पेपर होने वाला है। ठीक है, उसके अलावा सर टेस्ट की ड्यूरेशन वही आपके 3 घंटे होंगे, कोई भी आपको एक्स्ट्रा टाइम इसमें नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर कुछ बच्चे जिनके पास जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनके पास कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी जिसकी वजह से वो लिख नहीं सकते हैं, तो उनको
1 घंटा एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, वो अपने साथ किसी ऐसे पर्सन को रख सकते हैं जो उनका पेपर लिख सके, तो इसलिए उनको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल सकता है, ठीक है, उनको मिलता है। आगे बात करें, ये तो हो गया अपने पास, ठीक है। मीडियम, आपने जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो आपके इन सारी लैंग्वेज में होने वाला है। इंग्लिश में होगा, हिंदी में, असमी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, उर्दू, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और पंजाबी, ठीक है, इन सभी लैंग्वेज अपने पास होगा। अब जब आप लोग अपना फॉर्म भरें, ध्यान से रखना कि अगर आप लोग अपना पैटर्न, क्या बोलते हैं ना, अगर आप लोग अपने एग्जाम में लैंग्वेज इंग्लिश चूज करते हो तो आपका पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आएगा, इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश के अलावा और कोई भी भाषा चुनते हो, अगर आप लोग इंग्लिश के अलावा कोई और भाषा सुनते हो, फॉर एग्जांपल कि मान लो सर हम तो हिंदी मीडियम के, तो अगर मैं हिंदी अगर मैं हिंदी में लैंग्वेज चूज करता हूं तो मुझे एग्जाम पैटर्न में हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेंगे। अगर मैं असमी चूज करता हूं तो मतलब असमीज लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों मेरे पास आएंगे। अगर उर्दू चूज किया तो उर्दू और इंग्लिश दोनों में आपको पेपर मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे, इंग्लिश चूज करने पे सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर मिलेगा, लेकिन उसके अलावा बाकी लैंग्वेज चूज करोगे तो इंग्लिश प्लस ये वाली लैंग्वेज आपको मिलेगी। तो हिंदी वाले पैटर्न, जब आप लोग आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, ध्यान रखना आपको इंग्लिश लैंग्वेज चूज नहीं करना, आपको हिंदी चूज करना है। हिंदी वाले में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको पेपर मिलेगा ताकि दिक्कत ना हो, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। उसके अलावा बात करें आगे, मेरे पास कहाँ है, ये तो आपका हो चुका है, ठीक है, डन, ठीक है, ये हो चुका है। अब इसके मेरे पास एक काम की बात और भी है, 71, ठीक है, 71 आपका एग्जाम क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया। बच्चे अभी भी इसमें मतलब बहुत डाउट में, जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक शॉर्ट के थ्रू मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चे थोड़ा डाउट में कि सर हमें डाउट है, हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे क्या। देखो मैं क्लियरली बोलता हूँ, यहाँ पे क्लियरली शब्दों में लिखा हुआ है, कहाँ गया दिखाते हैं आपको, स्कोर इसमें देना चाहिए। देखो हाँ, ये कुछ बच्चों का डाउट था बड़ा सा कि सर जिन बच्चों के पास बायोलॉजी एज एक्स्ट्रा है ना, आपका जो बोलता ना कि भाई सर हमने क्या ना, हमने जो 12th क्लास की है, 11th 12th हमने वो पीसी में पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़ा है और बायो हमारा एडिशनल सब्जेक्ट था, तो क्या हम लोग नीट का एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल यस। अगर आपका बायोलॉजी आपका एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में आपने लिया हुआ है तो यस, आप लोग बिल्कुल नीट का एग्जाम दे सकते हो। लिखा हुआ इसमें साफ इसमें लिखा हुआ, कहाँ गया, ओहो रुकेंगे, दिखाते हैं कहाँ गया, इसमें लिखा होता, कहाँ गया, लिखा था इसमें, देखो गिरा, यहाँ पे थोड़ा स्क्रोल चलाना पड़ेगा, थोड़ा नीचे है ये, यहाँ पे लिखा हुआ, देखो इसमें लिखा हुआ क्लियरली कि जिन बच्चों ने किसी भी हाई स्कूल से, ओपन स्कूल से, कहीं से भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट में बायो को पढ़ा हुआ है, वो सभी बच्चे नीट का एग्जाम बिल्कुल दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग बिल्कुल अलाउड हो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा एक बात इसमें और भी जो मुझे आपको बताना था, कहाँ गया, कहाँ गया, 12th क्लास का इसमें था, 12th क्लास का परसेंटेज इसमें था, तो रुकेंगे, देखो ये रहा, बच्चों जिनको डाउट है, देखो लिखा हुआ है कि मेरे पास क्या है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास इंटरमीडिएट क्लास 12, क्योंकि जो अपने क्लास 12 होता है वो पास किया होना चाहिए, और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंसर्न स्टेट, जो भी आपका स्टेट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो स्कोर होना चाहिए, ठीक है, एजुकेशन बोर्ड विद सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इंडिविजुअली मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ मिनिमम ऑफ 50%, ध्यान सुनेगा, मिनिमम ऑफ 50%, ओहो पेन कहाँ गया, मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स टेकन टुगेदर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। समझो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को एक साथ लेते हुए आपका जो स्कोर है वो टोटल 50% आपका होना चाहिए, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो। जिन बच्चों को डाउट है कि सर इंग्लिश और हिंदी मिला के 50%, नहीं, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन 3 सब्जेक्ट का मिला के जो आपका स्कोर है वो 50% होना चाहिए। मतलब कि इनका जो स्कोर है 300 में से
कम से भी कम आपका 150 बनना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का मिला के, इससे कम है तो आप नीट 2025 का एग्जाम नहीं दे पाओगे। जो बच्चे 12th क्लास में चल रहे हैं, अगर 12th क्लास के एग्जाम के बाद मान लो आपने नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया लेकिन आपके बोर्ड में ये स्कोर नहीं बैठ रहा है, तो आप लोग काउंसलिंग में नहीं बैठ पाओगे, आप लोग कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाओगे। ये क्राइटेरिया जरूरी है। और अगर आप लोग SC ST OBC से हो तो आपका स्कोर कितना 40% होना चाहिए सेम तरीके से, समझे क्या? ये अपने पास कहानी है। अच्छा, अब उसके अलावा मेरे पास क्या है, आपको कोड कौन कौन से यूज करने हैं, ठीक है, आपको कौन कौन से कोड यूज करने हैं वो भी बता दें साथ में। इसमें कुछ खास काम तो बचा नहीं है, ठीक है। कोड, भाई कोड मेरे पास जो आपके खास इंपॉर्टेंट कोड जो आपको याद रखना है जब आप लोग फॉर्म भरोगे, तो कोड भरते वक्त सबसे पहले मेरे पास क्या है, कोड 01। कोड 01 उन स्टूडेंट को भरना है जो बच्चे फिलहाल 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। क्लास 12 स्टूडेंट जो आपके फिलहाल 12th में पढ़ रहे हैं, इस साल बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, वो बच्चे 01 कोड भरेंगे, ठीक सर। कोड 02 सर वो बच्चे भरेंगे जो 12th का एग्जाम दे के पास हो चुके हैं, मतलब उनका 12th का एग्जाम लास्ट ईयर हो चुका है, 12th पास कर चुके हैं, उनके पास उनका रिजल्ट ऑलरेडी है, तो वो बच्चे कोड 02 भरने वाले हैं। अब सर हमें 12th पास किए 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, ड्रॉपर हैं, फर्स्ट ईयर ड्रॉपर, सेकंड ईयर ड्रॉपर, थर्ड ईयर ड्रॉपर, सबके सब 02। जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं स्टेट बोर्ड से, वो सारे बच्चे यही भरने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने भी अपने पास जिन भी बच्चों ने आपका CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये बोर्ड से एग्जाम पास कर लिया है, वो कोड 02 इसमें भरेंगे। उसके बाद कोड 03, सर कोड 03 से तो अपने काम का नहीं है, ये उन बच्चों के लिए जो महाराष्ट्र शायद पढ़ते हैं, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, इनमें क्या होता है, यहाँ पे बच्चे 12th क्लास के स्कूल नहीं होते, इनके होते हैं जूनियर कॉलेज होते हैं, ठीक है। तो जूनियर कॉलेज वाले कोड 03 डालते हैं, ठीक है। कोड 04 सर प्री प्रोफेशनल कोर्सेज, मतलब कि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कभी पहले एग्जाम दिया होगा तो वो कुछ कोर्सेज में एनरोल हो रखे हैं, जैसे आपका होता है ना, आपका BMS होता है, BHMS होता है, तो उन एग्जाम में वो एनरोल्ड है। तो जो बच्चे ऑलरेडी कोई कोर्स कर रहे हैं, आयुर्वेद वगैरह कर रहे हैं, BMS कर रहे हैं, तो वो बच्चे कोड 04 यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। जो ऑलरेडी किसी कोर्स में एनरोल हो रखे हैं वो यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। कोड 04। कोड 05 किसके लिए, जो बच्चे फिलहाल BSc कर रहे हैं, जो BSc के फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, वो बच्चे कोड 04 कोड 05 डालेंगे। जो BSc रनिंग में है, जो जिन्होंने BSc फिलहाल चल रहा है, फर्स्ट ईयर में ही है। और कोड 06 वो बच्चे डालेंगे जिनका BSc कंप्लीट हो चुका है, जिनका BSc कंप्लीट हो चुका है वो डालेंगे कोड 06। और कोड 07 किसके लिए, NRI, जो आपके बच्चे बाहर से नॉन रेजिडेंट इंडियन की है तो इंडिया के बाहर रहते हैं, उनको एग्जाम देने के लिए कोड 07 डालना कि उन्होंने क्योंकि बाहर से एग्जाम क्लियर किया होगा 12th क्लास वाला, ठीक है। तो आपके ये इंपॉर्टेंट कोड रहने वाले हैं, इनको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आई होप सारी बातें आपको क्लियर होगा। ये सारी बातें याद रखने का है क्योंकि इनमें कुछ भी गड़बड़ होगा तो आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। बाकी मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा बाय।